Hello, my YouTube students. Welcome again to my channel Grammar with Harshni. मैंने कल आप लोगों को हाई स्कूल के बच्चे जो 10th में हैं उनको मैंने लेटर टू गॉड सिखाया था। आज मैं लेकर आई हूँ एक पोएम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई पोएम है। छोटी सी पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है। इसमें कुछ चीजों को सिंबलाइज किया गया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसे पढ़ाऊंगी और उसके बाद में इसी पर आपको इसकी शॉर्ट समरी लिख करके दे दूंगी, जिससे कि आपको लर्न करने में आसानी हो जाए और आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप आसानी से हल कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले चलो चलते हैं, हम पोएम पढ़ते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो। द डस्ट ऑफ स्नो से मतलब होता है बर्फ की धूल। जो छोटी छोटी आपने देखा होगा दूसरे जो शहर होते हैं जहाँ पर बर्फ गिरती है तो वहां पर धूल के कण गिरते हैं, उसको डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं। तो राइटर जो है, पहले मैं आपको उसको हिंदी में समझा देती हूँ। राइटर जो है एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है जिसका नाम है हेमलॉक ट्री। ठीक है, और वहां पर एक कौवा आकर उस पेड़ पर बैठता है। जैसे ही वो बैठता है तो उसके ऊपर से जो स्नो के कण है वो उसके ऊपर गिर जाते हैं। ठीक है, और जो जब कण वो उसके ऊपर गिरते हैं तो उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इससे पहले उसका मूड बहुत ज्यादा खराब होता है, लेकिन जैसे ही कण गिरते हैं उसका मूड जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब चलिए पोएम की तरफ करते हैं। द वे ऑफ क्रो द वे अ क्रो शोक डाउन ऑन मी। एक कौवे ने इस तरीके से शोक मतलब उसको हिलाया कि मेरे ऊपर गिरा। ठीक है, क्या गिरा? द डस्ट ऑफ स्नो। बर्फ के छोटे छोटे कण मेरे ऊपर गिर गए। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, और बर्फ के कण कहाँ पर थे? हेमलॉक ट्री के ऊपर थे। तो वो वहां खड़ा हुआ था और ये जो है कण उसके ऊपर गिर गए। हेमलॉक जो होते हैं एक जो धतूरा होता है उसको कहते हैं। ठीक है, अगला आगे वो ये कहता है हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। ठीक है, तो इस पल ने, इस क्षण ने, इस मूवमेंट ने मेरा दिल ले लिया। दिल ले लिया मतलब उसको बहुत अच्छा लगा। एक चेंज ऑफ मूड, और मेरा मूड जो है वो चेंज हो गया। उसके बाद वो कहता है एंड टेक सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड मूड। अब वो ये कहता है, यूज मीन होता है पछताना। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसने जो है मेरा पूरा दिन जो है, कुछ दिन का पार्ट जो है वो बचा दिया। ठीक है, आई हैव व्यूड, और मैं उस पल के ऊपर पछता रहा हूँ जो उसका गुजर चुका है, जो उसका उसने दुख में काट दिया, उससे पछता रहा है। अब वो ये कह रहा है अब आगे चल के मैं है कुछ उसकी जो भी एक्टिविटी होगी वो अच्छी होगी, उसका मूड अब अच्छा हो गया है। ठीक है, कहने का मतलब सिर्फ इस पोएम में इतना सा है कि देयर इज टू थिंग्स, वन इज crow, second is hemlock. Hemlock tree and the crow is symbolized as a grief, as a bad symbol. ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं? हम बुरा कहते हैं कि कौवा अपशगुन होता है, और हेमलॉक ट्री भी की भी जो है वो अच्छा पेड़ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो पोइट है वो ये कहना चाह रहा है, ही ट्राइज टू से दैट द बोथ थिंग्स चेंज हिज मूड फ्रॉम ग्रीफ टू प्लेजर। ठीक है, तो उसने क्या किया, दुख से लेकर के खुशी की तरफ जो है उसने उसको बदल दिया। जबकि ये जो सोसाइटी होती है, ये जो हमारा समाज है वो उसको बुरा कहता है। बट द क्रो इज वेरी गुड फॉर द राइटर एंड द हेमलॉक ट्री इज आल्सो वेरी गुड फॉर द राइटर, बिकॉज बोथ ऑफ बोथ थिंग्स चेंज हिज मूड। ठीक है, उसने दोनों ने ही उनका मूड जो है बिल्कुल चेंज कर दिया था। ठीक है, अब आपको आई होप कि आपको पोएम समझ आ गई होगी। So in this poem, the writer wants to say a crow came and sat on the tree of a hemlock, and he shook the tree, and a particle of the dust of snow fell down on the point. ठीक है, and this movement, this activity, and this thing change the mood of the writer.
तो जो सॉरी राइटर नहीं, पोइट, पोइट का मूड जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। अब मैं आपको इसकी जो शॉर्ट समरी है वो नोट्स में आपको बना करके देती हूँ, और आप जो उसको लिख लीजिएगा। नहीं तो मैं इस को पोस्ट में भी डाल दूंगी, वहां से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी शायद आते हैं इसके, तो वो आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। समरी लर्न करेंगे, आपको सब कुछ उसी में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं अब आपको इस पे समरी लिख देती हूँ। चलिए अब हम चलते हैं समरी की तरफ। ठीक है, समरी पढ़ते हैं इसकी। हमने अभी 10 टॉप प्रश्नों आपको पढ़ा दी थी लाइन, अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। ठीक है, तो समरी में बताया जा रहा है, डस्ट ऑफ स्नो इज ए सिंपल एंड शॉर्ट पोएम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको कंपोज किया है। ही वॉज एन अमेरिकन पोएट। वो कौन होते हैं? अमेरिकन पोएट होते हैं। इट हैज डीपर एंड लार्जर मीनिंग। कौन किसके पास है? द पोएम, सॉरी अमेरिकन पोएट, पोएम हैज डीपर एंड लार्जर मीनिंग। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा डीप और लार्ज मीनिंग है। In the poem, the poet says that a crow sitting on a hemlock tree, the crow was shaken off the dust of snow. ठीक है, the dust of snow changes the mood of poet and makes him happy. The poet has wasted a part of his day repenting, but now with the change of mood, he wants to utilize the rest of the day. ठीक है, तो ये आपकी समरी हो गई है। इसके अंदर एक दो लाइन और है, नीचे इसमें आई नहीं, मैं आपको बोल करके भी बता दूंगी, वो आप लिख लीजिएगा, या फिर मैं थोड़ी देर में इसको रेज करके आपको दोबारा लिख दूंगी। ठीक है, तो मैं एक बार आपको समझाना चाह रही हूँ कि इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू से दैट क्रो sitting on a hemlock tree, and because of crow, some dust of the snow falls on poet. ठीक है, और इससे होता क्या है कि he became happy. कभी कभी क्या होता है इस पोएम में, मेन चीज यही दिखाती है कि छोटे छोटे मोमेंट्स जो होते हैं, छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, इंसान के मूड को भी बदल सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, और यही बात जो है हमारे पोएट ने इसमें समझाई है। उन्होंने इसमें ये कहा है कि द पोएट वांट्स टू कन्वे अ मैसेज। उसमें एक मैसेज कन्वे कर रहा है। क्या मैसेज कन्वे कर रहा है? समटाइम्स सर्टेन मूवमेंट्स और एक्शन which seems simple have a larger significance. Significance means होता है मीनिंग। ठीक है, उसके बहुत ज्यादा मीनिंग होते हैं, लार्जर मीनिंग्स होते हैं। जैसे मैंने ऊपर लिखा है डीपर एंड लार्जर meaning. Sometimes a very small and simple incidents create a very deeper and larger meaning. ठीक है, तो ये हो गई आपकी समरी 10 ऑफ स्नो की। आप इसको प्लीज अगर यहां से चाहें तो यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं पोस्ट डाल दूंगी अपने इसी चैनल पर, आप वहां से निकालिए और प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक्स में। इट इज वेरी यूजफुल फॉर द क्लास 10th स्टूडेंट्स। प्लीज इसको आप अपनी कॉपी पर नोट करिए और इसको लर्न कीजिए। ठीक है, तो अगर आपको अपने कोर्स में कुछ और सीखना है लिटरेचर में, तो प्लीज आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर जो है मैं आपको कौन सा समझाऊं। वैसे तो मैं देखती हूँ कि लेसन पढ़ाती हूँ या कोई और पोएम लेकर के आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा सा बता दोगे तो ऐसा हो जाएगा कि मेरे लिए इजी हो जाएगा कि कौन सी चीज आपको आ गई है, कौन सी चीज आपको नहीं आई है, वो मैं आपको सिखा दूंगी। ठीक है, मैं आप लोगों से फिर कहती हूँ कि सब्सक्राइब मत कीजिए, मुझे लाइक भी मत कीजिए, आपकी मर्जी, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। लेकिन अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, मेरी ये मेहनत आपके लिए किसी भी काम की है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में उसको लिख करके जरूर बताइए, बिकॉज आपको का अप्रिसिएशन, आपका फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो प्लीज कमेंट। थैंक यू वेरी मच।